लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो YDSC में फ्रिंज विड्थ निकालना सीखा था और फिर मैक्सिमम मिनिमा की पोजीशंस निकाली थी, उसमें हमने ये सीखा था कि स्क्रीन में जो पैटर्न बनता है उसमें फ्रिंजेस का जो फॉर्मेशन होता है, इस तरीके का पैटर्न हमने सीखा था जहां पे इंटेंसिटी मैक्सिमम मिनिमम होती जा रही है। ठीक है, सामने दो स्लिट्स लगी होती हैं, S1 की स्लिट एंड S2 की स्लिट, और सामने हमें इस तरह का पैटर्न दिखता है। हमने ये सीखा था कि जहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है वो 4I0 की होती है, मैक्सिमम इंटेंसिटीज, और जो मिनिमम इंटेंसिटीज होती थी वो जीरो इंटेंसिटी होती थी, तो इन पॉइंट की इंटेंसिटी जीरो है। ठीक है, मिनिमा के पॉइंट्स। ये जो विड्थ होती है इसको हम लोग फ्रिंज विड्थ कहते थे, जिसकी वैल्यू आई थी लैम्डा डी बाई स्मॉल डी, ये फ्रिंज विड्थ थी। ठीक है, अच्छा, जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है ये मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है। अगर हम ये कहते हैं कि किसी भी लाइट की वेवलेंथ एयर में लैम्डा की है, तो किसी मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू का होगा उसमें उसकी वेवलेंथ लैम्डा बाई म्यू की हो जाती है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर ये फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला है तो ये फ्रिंज विड्थ एयर में है, अगर हमें वही फ्रिंज विड्थ किसी मीडियम में निकालनी होगी तो लैम्डा बाई म्यू हो जाएगा वेवलेंथ डी बाई स्मॉल डी। मतलब ये जो फ्रिंज विड्थ होगी, ये जो ओरिजिनल फ्रिंज विड्थ थी एयर में या वैक्यूम में, उसको म्यू से डिवाइड करके हमको उसकी फ्रिंज विड्थ मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हमने लास्ट क्लास में सीखा था और ये एडिशनल है जो मैंने बताया। साथ ही साथ हमें कभी कभार एंगुलर फ्रिंज विड्थ पूछ लेता है। तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ का मतलब होता है कि ये जो सेंट्रल मैक्सिमा बना है इसकी ये जो विड्थ आती है इसको एंगुलर फ्रिंज विड्थ कहा जा रहा है। ठीक है, और इस एंगुलर फ्रिंज विड्थ को मान लो निकालना है। ठीक है, ये डिस्टेंस बहुत ही छोटा होता है तो ये ऑलमोस्ट एक सर्कल की तरह बिहेव करेगा, और ये जो डिस्टेंस है ये कैपिटल डी है, तो क्योंकि ये बहुत छोटा है तो आप मान सकते हो कि ये भी कैपिटल डी होगा, ये भी कैपिटल डी होगा। या एक सर्कल की प्रॉपर्टी का यूज करना है कि आर्क लेंथ एल है, रेडियस आर है और ये एंगल थीटा है, तो थीटा को हम लिखते हैं एल डिवाइडेड बाई आर। यहां पे ये थीटा हो जाएगा ये एल जो कि बीटा है डिवाइड बाय रेडियस जो कि डी है। तो यहां पर हमें एंगुलर फ्रिंज विड्थ का एक फॉर्मूला निकल के आता है जिसको याद रखना है, एंगुलर फ्रिंज विड्थ जो कि थीटा से रिप्रेजेंट की जा रही है, और थीटा हो जाएगा जैसी फॉर्मूले से एल जो कि बीटा है अपॉन रेडियस आर, बीटा बाय डी। बीटा की वैल्यू हमको पता है लैम्डा डी बाई स्मॉल डी है, तो लैम्डा डी बाई स्मॉल डी डिवाइडेड बाय कैपिटल डी, तो थीटा की वैल्यू लैम्डा अपॉन स्मॉल डी है। ये एंगुलर फ्रिंज विड्थ है और ये इंडिपेंडेंट ऑफ कैपिटल डी है। मतलब स्क्रीन कितनी दूरी पर है इससे एंगुलर फ्रिंज विड्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप स्क्रीन को अगर पास भी लेके आते हैं या दूर भी लेके आते हैं, पास और दूर ले जाने से बीटा में जरूर फर्क पड़ेगा क्योंकि कैपिटल डी का टर्म आ रहा है, कैपिटल डी ये है। लेकिन हम स्क्रीन को दूर ले जाएंगे तो जो एंगुलर फ्रिंज विड्थ आती है इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो इस बात को याद रखना है। बाकी अगर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कभी भी अगर लिखा होता है कि मोनोक्रोमेटिक लाइट, तो मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है एक सिंगल वेवलेंथ की बात की जा रही है, और अगर लिखा होता है पॉलीक्रोमेटिक तो लाइट कंटेन्स मोर देन वन वेवलेंथ। ठीक है, जैसे जो सन से रेज आती हैं वो पॉलीक्रोमेटिक होती हैं क्योंकि उसमें एक से ज्यादा वेवलेंथ होती है, और मोनोक्रोमेटिक अगर हम बात करते हैं तो एक सिंगल वेवलेंथ की बात करेंगे। सिंगल मतलब अकेला रेड कलर हो, अकेला वॉयलेट कलर हो तो मोनोक्रोमेटिक है, लेकिन अगर मिक्सचर आ रहा है तो उसको पॉलीक्रोमेटिक कहेंगे। ठीक है, अब अगर एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इसके ऊपर हम करते हैं, हमसे कहा जाता है कि कैपिटल डी इज इक्वल टू 1 मीटर है, स्मॉल डी इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर है। पॉलीक्रोमेटिक
light of wavelengths 3000 angstrom and 4000 angstrom are used in YDSC. Find the minimum distance from center of screen where the maxima of both wavelengths overlap. मतलब आपको सेंटर ऑफ द स्क्रीन से वो मिनिमम दूरी बतानी है जहां पे दोनों के मैक्सिमा ओवरलैप करेंगे। तो पहले तो आप इस बात को समझें कि हमने जो सीखा था कि मैक्सिमा की पोजीशन निकालने के लिए हमें फॉर्मूला यूज करना है n लैम्डा d बाई स्मॉल d। n को 0 पुट करेंगे तो सेंट्रल मैक्सिमा आएगा, 1 पुट करेंगे फर्स्ट मैक्सिमा, 2 पुट करेंगे सेकंड मैक्सिमा। तो अलग अलग n की वैल्यूज के लिए हमको अलग अलग मैक्सिमा की पोजीशन मिलती जाती है। ठीक है, सेंट्रल मैक्सिमा के लिए आप n को 0 पुट करोगे तो y 0 आ जाएगा, और सेंट्रल मैक्सिमा के लिए अगर n को 0 पुट करोगे तो वेवलेंथ चाहे जितनी हो, हमेशा n को 0 पुट करने से y की वैल्यू 0 आएगी। मतलब ये कह सकते हो एट सेंटर ऑफ स्क्रीन मैक्सिमा ऑफ या एट सेंटर ऑफ स्क्रीन ऑफ द वेव्स will form their central maxima। मतलब सेंटर ऑफ द स्क्रीन में सारी वेव के सेंट्रल मैक्सिमा बनने ही बनने हैं, क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमा के लिए n को 0 पुट करेंगे तो y 0 आएगा। वेवलेंथ चाहे जितनी हो, n अगर 0 हो गया तो y को 0 आना ही है। लेकिन अगर फर्स्ट मैक्सिमा निकालोगे तो फर्स्ट मैक्सिमा में y की वैल्यू लैम्डा पर डिपेंड करेगी। कैपिटल डी स्मॉल डी तो सारी वेव के लिए सेम है क्योंकि वो तो एपरेटस के लिए है, लेकिन लैम्डा की वैल्यू अलग होने से फर्स्ट मैक्सिमा n1 पुट करने से फर्स्ट मैक्सिमा अलग अलग वेवलेंथ का अलग अलग जगह बनेगा। मतलब ये कह सकते हो कि स्क्रीन में सेंट्रल मैक्सिमा हर वेव का इसी जगह बनेगा, बाकी सारे मैक्सिमा ऐसे बनते जा रहे हैं किसी वेव के। और सिमिलरली अगर दूसरी वेव है तो लैम्डा अलग होगा तो उसकी फ्रिंज विड्थ भी अलग होगी, लेकिन सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा इसी पोजीशन पे, तो सेंट्रल मैक्सिमा इसी पोजीशन पे बन रहा है। ठीक है, फ्रिंज विड्थ अलग होने से ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन फिर से एक ऐसी पोजीशन आएगी जहां पे आप देख सकते हैं दोनों के मैक्सिमा ओवरलैप कर रहे हैं। तो आपसे पूछा गया है कि सेंटर ऑफ द स्क्रीन से मिनिमम कितनी दूरी पर जब जाएंगे तो दोनों के मैक्सिमा ओवरलैप करेंगे। तो सेंट्रल मैक्सिमा हमेशा ओवरलैप करते हैं क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमा हर वेव का सेंट्रल मैक्सिमा सेंटर ऑफ द स्क्रीन पे ही बन रहा है। लेकिन फर्स्ट मैक्सिमा सेकंड मैक्सिमा सब अलग होते जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों के मैक्सिमा फिर से ओवरलैप करेंगे। लेकिन अगर यहां पे मैक्सिमा ओवरलैप कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं n1 मैक्सिमा ऑफ लैम्डा 1 यहां बना है, और इसी जगह पर दूसरी वाली वेव का जो है वो n2 नंबर का मैक्सिमा बना है। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि दोनों के पांचवें और पांचवें मैक्सिमा ओवरलैप करेंगे, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि एक का 5वां मैक्सिमा हो तो दूसरे का 7वां मैक्सिमा हो, क्योंकि दोनों की वेवलेंथ अलग अलग है, तो ओवरलैप जरूर करेंगे लेकिन दोनों के मैक्सिमा का ऑर्डर जो होगा वो अलग अलग होगा। ठीक है, लेकिन जहां पर भी ओवरलैप करेंगे ये जो दूरी होगी ये दूरी दोनों के लिए सेम होगी y की, और वही हमको निकालनी है जहां पे ओवरलैप कर रहे हैं। क्योंकि y की वैल्यू निकालने का ये फॉर्मूला हमारे पास है, कैपिटल डी स्मॉल डी दोनों के लिए सेम है। तो हम अगर y की वैल्यू लिखते पहली वेव के लिए तो लिखते n1 वाला, उसकी n1 वाला मैक्सिमा बना है, लैम्डा 1 उसकी वेवलेंथ है कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, और दूसरी वेव के लिए लिखे n2 वाला मैक्सिमा बना है,
वेवलेंथ लैम्डा 2 की है कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। क्योंकि दोनों के लिए y तो सेम है, क्योंकि एक ही जगह पर दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, तो दोनों को अगर हम इक्वेट करते हैं तो हमको मिलता है n1 लैम्डा 1 इज इक्वल टू n2 लैम्डा 2, और इस तरह के क्वेश्चंस में हमें इस रिलेशन को डायरेक्टली यूज किया जा सकता है। अब आता है कि n1 बाई n2 की वैल्यू जो होगी वो लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1 है। लैम्डा 2 हमको दिया हुआ है 4000, लैम्डा 1 दिया है 3000, तो ये हो गया 4000 बाई 3000, इसका मतलब 4/3। ध्यान देने की जरूरत यह है कि n1 n2 हमेशा इंटीजर्स होते हैं, ये n जो है हमेशा इंटीजर होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि n1 की वैल्यू अगर 4 होगी तो n2 की वैल्यू 3 होगी। ठीक है, मतलब इसका फोर्थ मैक्सिमा बनेगा तो उसका थर्ड मैक्सिमा बनेगा। या ये कहा जा सकता है n1 की वैल्यू अगर 8 होती तो n2 की वैल्यू 6 होती, मतलब जहां पे इसका 8वां मैक्सिमा होगा वहां पे इसका 6 मैक्सिमा होगा। या हम ये कह सकते हैं कि n1 की वैल्यू अगर 12 होगी तो n2 की वैल्यू यहाँ पे 12 हो गई तो ये हो जाएगी 9, तो 12th और 9th मैक्सिमा ओवरलैप करेंगे। तो यहां पर पहली बार ओवरलैप होगा, फिर ओवरलैप होगा, फिर ओवरलैप होगा, होता जाएगा। लेकिन हमको मिनिमम दूरी पूछी है, मतलब पहली बार जहां पे ओवरलैप हुआ है वो दूरी निकालनी है। तो पहली बार जहां ओवरलैप हुआ है यहां पे पहली वेव का फोर्थ मैक्सिमा था और दूसरी वेव का थर्ड मैक्सिमा था। क्योंकि y दोनों के लिए सेम है तो आप किसी भी रिलेशन से निकाल सकते हो। हम इस रिलेशन से निकालेंगे तो n1 को 4 पुट करेंगे और लैम्डा 1 था 3000, और अगर हम इस रिलेशन से निकालेंगे तो n2 को 3 पुट करेंगे और लैम्डा 2 था 4000। दोनों से आंसर जो होगा वो सेम आएगा। तो हमको वो पोजीशन पूछी गई थी, तो पोजीशन हो जाएगी, अगर हम पहला रिलेशन यूज करते हैं n1 लैम्डा 1 d बाई स्मॉल d, तो n1 है कितना 4 है, वेवलेंथ कितनी दी है उसकी 3000 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है, इनटू इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 10 की पावर माइनस 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कैपिटल डी 1 मीटर दिया है, स्मॉल डी कितना दिया था 1 मिलीमीटर, मतलब 10 की पावर माइनस 3 मीटर। ठीक है, तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3 और -7 बचेगा, ये ऊपर चला जाएगा तो -4 बचेगा। तो 1.2 इंटू 10 की पावर -3 मीटर इतनी दूरी पर इसका मैक्सिमा जो होंगे वो ओवरलैप कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये तरीका है जिस तरीके से हम किसी भी दो वेव के मैक्सिमा कहां ओवरलैप कर रहे हैं उनकी पोजीशंस निकाल सकते हैं। ठीक है, YDSC में कुछ मॉडिफिकेशंस भी पॉसिबल होते हैं, और मॉडिफिकेशंस में हम लोग जो सोर्स होता है, जो मेन सोर्स होता है, उसको हम सेंटर में ना रख के ऊपर या नीचे रखते हैं। तो मॉडिफिकेशन इन YDSC में हमने जो सीखा था कि यहां पे दो स्लिट्स हैं, ये स्क्रीन का सेंट्रल लाइन बना दी गई, यहां पे स्क्रीन है, ये स्क्रीन के सेंटर से जुड़ा हुआ है, और हम लोगों ने जब इसका कैलकुलेशन करी थी तो ये S1 की स्लिट थी, ये S2 की स्लिट थी, और सोर्स हमने एग्जैक्टली सेंटर में रखा था। ठीक है, बट ऐसा हो सकता है कि जो सोर्स रखा हो वो कहीं इस जगह पे रखा हो, मान लो सोर्स यहां रखा। ठीक है, तो सोर्स के यहां रखने से क्या होगा कि अब अगर वेव्स जाएंगी तो एक वेव यहां से यहां पहुंची और एक वेव यहां से यहां पहुंची, उसके बाद इधर वेव गई और इधर वेव गई, और यहां पर पॉइंट P है जहां पर हमें इंटेंसिटी निकालनी है। अगर सोर्स को हम उस सेंट्रल लाइन से ऊपर या नीचे शिफ्ट कर देते हैं तो सेंट्रल मैक्सिमा अब स्क्रीन के सेंटर में नहीं बनता है। अब सेंटर देखो, सेंट्रल मैक्सिमा का ये मतलब नहीं है कि स्क्रीन के सेंटर में बनने वाला मैक्सिमा, बल्कि सेंट्रल मैक्सिमा का मतलब होता है एक ऐसी पोजीशन जहां पे पाथ डिफरेंस दोनों वेव के बीच में 0 होता है। जितना पहली वेव ट्रैवल करती है उतना ही दूसरी वेव ट्रैवल करती है, तो आपस में इनके बीच का अगर पाथ डिफरेंस 0 हो जाएगा, डेल्टा x अगर 0 हो जाएगा, तो ऐसे पॉइंट को हम कहते हैं कि सेंट्रल मैक्सिमा होगा। ठीक है, जब सोर्स सेंटर में होता था तो सेंट्रल मैक्सिमा सेंटर में बनता था, लेकिन सोर्स ऊपर या नीचे कर देंगे तो सेंट्रल मैक्सिमा वहां नहीं बनेगा। सेंट्रल मैक्सिमा कहां बनेगा वो निकालने के लिए अभी आपको इन दोनों वेव के बीच में पाथ डिफरेंस निकालना पड़ेगा, और पाथ डिफरेंस को अगर 0 कर दोगे तो सेंट्रल मैक्सिमा मिल जाएगा। पाथ डिफरेंस को लैम्डा कर देंगे तो फर्स्ट मैक्सिमा मिल जाएगा, पाथ डिफरेंस को 2 लैम्डा करेंगे सेकंड मैक्सिमा मिल जाएगा, पाथ डिफरेंस को n लैम्डा करेंगे तो n ऑर्डर का मैक्सिमा मिल जाता है।
अब देखिए इसमें हमें कैसे यूज करना है, आपको ये समझना है कि ये जो डिस्टेंस है यहां पे कैपिटल डी है और स्क्रीन और इसके बीच की दूरी हमको पता है स्मॉल डी होती है, और ये जो हाइट है जहां पर हम इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं वो y की हाइट है। हमें यह पता है कि S2 से P पहुंचने वाली वेव और S1 से P पहुंचने वाली वेव के बीच में जो पाथ डिफरेंस होता है वो होता है dy बाई कैपिटल D। ठीक है, ये पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला है कि अगर यहां से वेव पहुंची P पे, यहां से वेव पहुंची P पे, तो दिख भी रहा है कि इसने ज्यादा ट्रेवल किया है, तो इसने इससे जो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है ये dy बाई कैपिटल D होता है। लेकिन इस साइड में अगर सोर्स सेंटर पे होता तो इधर कोई डिफरेंस नहीं आता, तो हम नेट पार्ट डिफरेंस उतना लेके कर लेते। बट सोर्स अगर नीचे आ गया है तो इन दोनों में से आप कह सकते हो कि इस वेव ने ज्यादा ट्रेवल किया है, इसने कम ट्रेवल किया है, तो इन दोनों के बीच में क्या पाथ का डिफरेंस ये भी निकालना पड़ेगा। इसको निकालने के लिए मान लो इसकी वैल्यू है d डैश और इसकी वैल्यू है मान लो z की है। ठीक है, आप y डैश भी ले सकते हो। ठीक, हम y डैश लेते हैं। तो अगर आप डायग्राम देखें तो जैसा डायग्राम यहां से एक ट्राइंगल बना है वैसे ही डायग्राम यहां से भी एक ट्राइंगल बना है। यहां से जब ट्राइंगल बना तो पार्ट डिफरेंस आया dy बाई कैपिटल D। तो यहां पे जो ट्राइंगल बन रहा है इसका पार्ट डिफरेंस आएगा d, तो वही रहेगा जैसे d यहां पर है वैसे d यहां पर भी आएगा d, लेकिन y जो यहां था वो y की जगह y डैश ने ले ली है और जो d यहां था d की जगह d डैश ने ले ली है। इसका मतलब आप कहोगे कि यहां का जो पार्ट डिफरेंस है यह है dy डैश बाई d डैश, और क्योंकि इन दोनों में इसने ज्यादा ट्रेवल किया है इसलिए मैंने ये पार्ट डिफरेंस इसको दिया है। अब इसको मैं डेल्टा x1 कहता हूं, इसको डेल्टा x2 कहता हूं, और अब बात आती है कि नेट पाथ का डिफरेंस कितना है। तो इस तरफ इसने ज्यादा ट्रेवल किया है और इस तरफ इसने ज्यादा ट्रेवल किया है, तो जब हम नेट पाथ डिफरेंस लिखेंगे तो हम डेल्टा x1 में से डेल्टा x2 को घटा देंगे, क्योंकि इस साइड इधर वाली ये वाली पूरी वेव एक ही है। ठीक है, तो इस वेव ने यहां पे ज्यादा ट्रेवल किया, इस वेव ने यहां पे ज्यादा ट्रेवल किया, तो दोनों ने के बीच में जो पाथ का डिफरेंस होगा कि कौन कितना ज्यादा ट्रेवल कर रहा है वो डेल्टा x1 में से डेल्टा x2 घटा के आ जाएगा। ठीक है, अब डेल्टा x1 में से डेल्टा x2 अगर हम घटाते हैं तो डेल्टा x1 की वैल्यू कितनी आती है, डेल्टा x1 की वैल्यू है dy बाई कैपिटल D, डेल्टा x2 की वैल्यू है dy डैश बाई कैपिटल D डैश, और ये हो जाता है इनके बीच का पार्ट डिफरेंस। अब आपके अगर पूछा जाए कि मैक्सिमा कहां बन रहा है, वही सेम मेथड, डेल्टा x को n लैम्डा कर देंगे, n को 0 1 2 3 पुट करते जाएंगे। n को जब हम, ये डेल्टा x है, ठीक है, इसको n लैम्डा के बराबर करेंगे। जब n को 0 पुट करेंगे तो जो भी y मिलेगा वो सेंट्रल मैक्सिमा हो जाएगा। n को 1 पुट करेंगे तो 1 पुट करने से जो भी y मिलेगा, हमको निकालना फाइनली ये y है। ठीक है, कितनी कहां पर मैक्सिमा बन रहा है, तो हम अगर n की अलग अलग वैल्यूज पुट करते जाएंगे तो हमको y की अलग अलग वैल्यूज आती जाएगी जो अलग अलग मैक्सिमा की पोजीशन बता रहा होगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर हमें मिनिमा की पोजीशन निकालनी होती तो ये जो पार्ट डिफरेंस आया है डेल्टा x, इसको हम कर देते 2n माइनस 1 अपॉन 2 लैम्डा, और अगेन यहां पे n को हम स्टार्ट करते 1 2 3 4 ऐसा सो ऑन, तो n को 1 पुट करते तो फर्स्ट मिनिमा, 2 पुट करते सेकंड मिनिमा, 3 पुट करते थर्ड मिनिमा, तो हमको y की डिफरेंट वैल्यूज आती जाती कि कहां पे कौन से ऑर्डर का मिनिमा बन रहा है। ठीक है, तो जैसे अगर मान लो अगर मुझे मैक्सिमा निकालना होता तो मैक्सिमा के लिए मैंने आपको बताया कि पाथ डिफरेंस को n लैम्डा करना है। पाथ डिफरेंस कितना आया है, dy बाई कैपिटल D माइनस dy डैश बाई कैपिटल D डैश इज इक्वल टू n लैम्डा। ठीक है, हमें y निकालना है तो dy बाई कैपिटल D इज इक्वल टू n लैम्डा प्लस dy डैश बाई D डैश। y डैश आपको दिया होगा, D डैश आपको दिया होगा, ये सारी वैल्यू पता होंगी, तो y की वैल्यू में हम कह सकते हैं y हो जाएगा कैपिटल D बाई स्मॉल d इंटू n लैम्डा प्लस dy डैश बाई D डैश।
अब आपको मान लो सेंट्रल मैक्सिमा निकालना है तो n को 0 पुट कर दोगे, n को 0 पुट करने पर y की जो भी वैल्यू आएगी वो सेंट्रल मैक्सिमा होगी। ठीक है, मतलब सेंट्रल मैक्सिमा सेंटर पे नहीं बनेगा, y की वैल्यू पॉजिटिव आ रही होगी तो सेंट्रल मैक्सिमा ऊपर चला जाएगा, अगर y की वैल्यू नेगेटिव आ रही होगी तो सेंट्रल मैक्सिमा नीचे चला आएगा, अगर y की वैल्यू 0 आएगी तभी सेंट्रल मैक्सिमा यहां पहुंचेगा। ठीक है, उसी तरीके से फर्स्ट मैक्सिमा निकालना है, n को 1 पुट कर देंगे, y बता देगा फर्स्ट मैक्सिमा, n को 2 पुट करेंगे, y बता देगा सेकंड मैक्सिमा। इस तरीके से आप डिफरेंट मैक्सिमा निकाल सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको YDSC में कुछ भी चेंजेस किए जाते हैं, सोर्स को ऊपर या नीचे कर देते हैं, तो आप मैक्सिमा की पोजीशन अभी भी इस रिलेशन से निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये बात याद रखेंगे कि जो फ्रिंज विड्थ होती है इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, फ्रिंज विड्थ अभी भी वही रहेगी। फ्रिंज विड्थ अगर आपसे पूछ लेता है फ्रिंज विड्थ निकलती कैसे है, हम निकालेंगे फर्स्ट मैक्सिमा कहां बना, हम निकालेंगे सेकंड मैक्सिमा कहां बना, उनके बीच की जो दूरी होगी वही फ्रिंज विड्थ होगी, और निकालेंगे तो पता चलेगा कि फ्रिंज विड्थ वही है जो पहले आती थी। फ्रिंज विड्थ तभी बदलेगी जब आप इसको किसी लिक्विड के अंदर डाल देते हैं, क्योंकि वहां पर लैम्डा बदल जाता है। हमने ना तो डी बदला है ना स्मॉल डी बदला है, बीटा की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, लैम्डा की वैल्यू सेम है, तो फ्रिंज विड्थ इतनी ही रहेगी। ठीक है, YDSC का एक वेरिएशन। अगर इसके ऊपर एक क्वेश्चन देता हूं आपको मैं, S1 की स्लिट है, S2 की स्लिट है, ये सोर्स है जो इधर रखा हुआ है। ठीक है, आपको कहता है कि ये जो पॉइंट है ये है फर्स्ट मिनिमा, ऐसा आपको दिया है कि ये पॉइंट है फर्स्ट मिनिमा, और ये डिस्टेंस जो है कैपिटल D का है, ये डिस्टेंस जो है ये भी कैपिटल D का है। आपको बोलता है कि वेवलेंथ इज इक्वल टू लैम्डा, फाइंड स्मॉल डी। ठीक है, हमें यह स्मॉल डी नहीं पता, वेवलेंथ हमको दिया लैम्डा। जब भी कोई क्वेश्चन YDSC का आता है और आपको सोर्स सेंटर में नहीं दिया है, तो आपको पहले तो यह बनाना है कि यह सेंट्रल लाइन होनी चाहिए। ठीक है, और इस सेंट्रल लाइन से एक सोर्स ऊपर होता है, एक सोर्स नीचे होता है, S1 S2, और जो मेन सोर्स है वो कहीं नीचे रखा गया है। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं कि इस साइड पर ऊपर वाली वेव ने ज्यादा ट्रेवल किया है, तो हम लिखेंगे डेल्टा x1। इस साइड में भी ये ज्यादा ट्रेवल कर रहा है इसके कंपैरिजन में, तो लिखेंगे डेल्टा x2। डेल्टा x1 का फॉर्मूला क्या था, अगर ये पूरी दूरी d की थी तो d, ये कितना है मान लो y dy बाई कैपिटल D, ये डेल्टा x1 का फॉर्मूला हो गया। इस साइड हम देख सकते हैं कि इस वेव ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है और डायग्राम बिल्कुल सिमेट्रिकल है। हमें पता है कि इस साइड हम लोग ये वाला कैपिटल D सेम है और ये वाला y भी सेम है, तो इस साइड जो पाथ का डिफरेंस आएगा ये भी dy बाई कैपिटल D का ही आएगा। ठीक है, अब हमको ये पता है कि ये दोनों पार्ट डिफरेंस क्योंकि एक ही वेव के हैं तो ऐड होंगे, अगर ये दोनों अलग अलग वेव के होते तो सबट्रैक्ट होते। तो ये कहा जा सकता है कि जो नेट पार्ट डिफरेंस होगा ये डेल्टा x1 और डेल्टा x2 को जोड़ के आएगा, तो लिख सकते हैं डेल्टा x1 इज इक्वल टू dy बाई डी प्लस dy बाई डी, मतलब ये 2dy बाई डी हो जाएगा। और अगर ये फर्स्ट मिनिमा है तो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट मिनिमा में पाथ का डिफरेंस आप अगर देखेंगे तो पाथ का डिफरेंस होता है 0.5 लैम्डा या लैम्डा बाई 2, तो हम यहां पे लिख सकते हैं 2dy बाई कैपिटल D इज इक्वल टू 0.5 लैम्डा। अब ये y कितना है, तो आप देख सकते हैं कि ये पूरी दूरी तो d होती है और ये y उसका आधा हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं y को d बाई 2 बाई कैपिटल D इज इक्वल टू 0.5 लैम्डा। तो यहां से d स्क्वायर बाई 4d, नहीं 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो d स्क्वायर बाई कैपिटल D इज इक्वल टू 0.5 लैम्डा। तो d की वैल्यू हो जाएगी 0.5 लैम्डा इंटू कैपिटल D का रूट,
और यही हमको फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो अभी आपको जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि पार्ट डिफरेंस इसका कैसे लिखना है, इस तरफ इसका कैसे लिखना है, और अगर वो दोनों पार्ट डिफरेंस एक ही वेव के हैं तो उनको ऐड कर देना है, और ऐड करने के बाद आपको इस तरीके से नेट पार्ट डिफरेंस को लैम्डा बाई 2 मतलब 0.5 लैम्डा करना है, क्योंकि ये फर्स्ट मिनिमा। अगर ये सेकंड मिनिमा होता तो 1.5 लैम्डा करते, थर्ड मिनिमा होता तो 2.5 लैम्डा करते, फर्स्ट मैक्सिमा होता तो लैम्डा करते। तो अकॉर्डिंगली आप उसकी वैल्यू पुट करके रिजल्ट निकाल सकते। वाईडीसी में एक वेरिएशन ये हो सकता है फॉर इनफाइनाइट स्क्रीन। हम लोगों ने इनफाइनाइट स्क्रीन के लिए जो पढ़ा था उसमें ऐसा एक क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे मान लीजिए ये दोनों स्लिट्स हैं S1 S2 की, सामने स्क्रीन है और ये सेंट्रल लाइन। ठीक है, सोर्स हम लोग सेंट्रल लाइन पे रखते थे तो हमें पता है कैसे करना है, बट सोर्स जो है ये मान लीजिए इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, और अगर सोर्स इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो ये वेव इस तरीके से ट्रेवल करके आ रही है एस एट इन्फिनिटी। ठीक है, और अगर ये दोनों वेव इस तरीके से ट्रेवल करके आएंगी और फिर ये ट्रेवल करके इस तरफ जाएंगी, अगेन स्क्रीन बहुत ज्यादा दूरी पर होती है, आपको पहले ही बताया था, तो ये दोनों वेव जाएंगी और स्क्रीन पे इंटरफियरेंस करेंगी। अब अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि ये दोनों वेव हॉरिजॉन्टल से फाई का एंगल बना के आती हैं, ठीक है, और हम स्क्रीन पे वो पॉइंट देखना चाहते हैं जो कि थीटा के एंगल पर जाकर मिल रहा होगा। ठीक है, तो हमको इस साइड पता है कि इस साइड इन दोनों के बीच का पार्ट डिफरेंस होता था डी साइन थीटा, जो हमने फर्स्ट क्लास ऑफ आईडीएससी सेकंड क्लास ऑफ आईडीएससी में निकाला था। अब इस साइड आप देख सकते हैं कि ये दोनों में से ये ऊपर वाली ने ज्यादा ट्रैवल किया, और कितना एक्स्ट्रा ट्रैवल किया है उसको निकालने के लिए एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे। परपेंडिकुलर ड्रॉप करने के बाद ये हिस्सा अगर छुपा लिया जाए तो ये दोनों बराबर हैं, मतलब इतना इसने एक्स्ट्रा ट्रैवल किया हुआ है। अब ये एक्स्ट्रा ट्रैवल कैसे निकाला जाएगा? ये एंगल फाई का हॉरिजॉन्टल के साथ है तो इस एंगल को फाई कहते हैं, तो ये एंगल भी फाई होगा, ये 90 माइनस फाई होगा, ये एंगल फाई हो जाएगा। ये दूरी डी की है, आपको पता है डी है, ये फाई है, तो ये दूरी अगर आप निकालेंगे तो ये डी साइन फाई की आएगी, जो इस साइड का पार्ट डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, तो इस साइड का पार्ट डिफरेंस डी साइन थीटा होता ही था, और अगर इस एंगल को मैंने फाई कहा है तो अब इनके बीच का पार्ट डिफरेंस डी साइन फाई का हो जाएगा। बात आती है नेट पार्ट डिफरेंस कितना होगा, तो इस साइड इसने ज्यादा ट्रेवल किया है, इस साइड इसने ज्यादा ट्रेवल किया है, तो नेट पार्ट डिफरेंस डेल्टा x1 माइनस डेल्टा x2 से करेंगे। डेल्टा x1 की वैल्यू है डी साइन थीटा, डेल्टा x2 की वैल्यू है डी साइन फाई, और ये पार्ट डिफरेंस निकालने के बाद अगर आपको मैक्सिमा की पोजीशन निकालनी होगी तो इस पार्ट डिफरेंस को n लैम्डा कर देंगे, n को डिफरेंट वैल्यू 0 1 2 3 4 देते जाएंगे तो मैक्सिमा मिलता जाएगा, और उसी तरीके से मिनिमा की पोजीशन निकालनी होगी तो इस पार्ट डिफरेंस को हम 2n माइनस 1 अपॉन 2 लैम्डा करेंगे तो मिनिमा मिलता जाएगा। ठीक है, चलो मैक्सिमा के लिए इसको अगर हम आगे डिस्कस करते हैं तो हमें यह पता है कि पार्ट डिफरेंस जो आया है वो है डी साइन थीटा माइनस डी साइन फाई। मैक्सिमा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इक्वल कर देंगे n लैम्डा के। अब हमारे पास हमें एंगल कौन सा निकालना है, क्योंकि स्क्रीन पर किस एंगल पर मैक्सिमा बन रहा है ये पता करना है तो हमें थीटा निकालना होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि साइन थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी ये n लैम्डा प्लस डी साइन फाई होल डिवाइडेड बाय डी, तो साइन थीटा की वैल्यू होगी n लैम्डा बाय डी प्लस साइन फाई। ठीक है, ये हो गया साइन थीटा। अगर हमको पता करना है कि सेंट्रल मैक्सिमा कहां बन रहा है, तो सेंट्रल मैक्सिमा स्क्रीन के सेंटर पे बने ऐसा जरूरी नहीं है। सेंट्रल मैक्सिमा वो पोजीशन होती है जहां पे n को 0 पुट किया जाता है, और n को 0 पुट करने पर साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी साइन फाई, मतलब फाई के एंगल पर जाकर जब थीटा फाई के बराबर होगा तो सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा। उसी तरीके से अगर हमसे कहा जाता कि फर्स्ट मैक्सिमा निकालो, तो फर्स्ट मैक्सिमा में n को 1 पुट कर देते, n को 1 पुट करने पर साइन थीटा की वैल्यू आ जाती लैम्डा बाई डी प्लस साइन फाई। ठीक है, अकॉर्डिंगली आप सेकंड मैक्सिमा, थर्ड मैक्सिमा और सिमिलरली आप मिनिमा की भी डिफरेंट पोजीशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये उस केस के लिए है जब ये जो है इनफाइनाइट स्क्रीन वाला केस है। फाइनाइट वाले में मैंने आपको बताया कैसे करना होता है, जो उसके पहले वाली प्रॉब्लम थी। इनफाइनाइट वाले में इस साइड का डिफरेंस डी साइन फाई, इस साइड का डिफरेंस डी साइन थीटा, और इनका आपस का डिफरेंस नेट पार्ट डिफरेंस, उसको मैक्सिमम मिनिमा की पोजीशन निकालने के लिए ऐसे यूज करना होगा। ठीक है, तो आज हमने
YDSC के ऊपर डिफरेंट क्वेश्चंस किए और YDSC में देखा कि वेरिएशंस कैसे किए जाते हैं, तो उसको हमें कैसे अप्रोच करना है। YDSC के से ही जुड़ा हुआ आगे का जो पार्ट हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे वो होगा लॉयड्स मिरर, जो YDSC का ही एक फॉर्म है, बट उसको कैसे करना है ये हम लोग समझेंगे। उसके बाद आता है ग्लास स्लैब। हम अगर स्लिट्स के सामने लगाते हैं तो उससे एक ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, तो उसमें हमें क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने होंगे ये सीखा जाएगा। उसके बाद हम लोग थिन फिल्म से, थिन फिल्म मतलब जो सोप अब उनका पानी होता है, सोप वाटर सॉल्यूशन होता है, या एक पतली सी ग्लास स्लैब होती है, उससे जब इंटरफेरेंस होता है तो रिफ्रैक्टेड और रिफ्लेक्टेड दो साइड के लिए हम कंसीडर करते हैं, तो उसमें हमें कैसे करना होगा इसको हम लोग सीखेंगे। ये सब YDSC का करने के बाद हम लोग फिर डिफ्रैक्शन में मूव करेंगे। डिफ्रैक्शन एक छोटा टॉपिक है जो जेई मेन में है, एडवांस में नहीं है, हाँ नीट में है वो, तो हम लोग इसके बाद डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे जिससे कि हमारा ये चैप्टर खत्म होगा। ठीक है।